जी हाँ साथियों, मैं आपका दोस्त पीएसपी गोस्वामी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम स्टैटिक्स के अंदर जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं वह टॉपिक है साथियों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। साथियों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रत्येक स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि सर इसे सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्यों कहा जाता है। तो देखिएगा साथियों, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा कि इसे सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहा जाता है। तो देखिएगा साथियों, एग्जांपल है कि 10th क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है साथियों? 50 स्टूडेंट है। और साथियों, मैथ्स के टीचर ने उनका टेस्ट लिया और टेस्ट साथियों उनका 100 मार्क्स में से लिया। कितने में से? 100 मार्क्स में से मैथ्स के अंदर उनका टेस्ट ले लिया गया। प्रिंसिपल सर ने मैथ्स के टीचर से पूछा कि आपके सब्जेक्ट के अंदर विद्यार्थियों के कितने नंबर आ रहे हैं। तो क्या साथियों मैथ्स के सब्जेक्ट टीचर 50 विद्यार्थियों के नंबर बोलकर प्रिंसिपल सर को बताएंगे? आंसर इज नो। तो क्या करेंगे सब्जेक्ट टीचर? तो साथियों सब्जेक्ट टीचर एक ऐसा नंबर बताएंगे जिसके आसपास में मैक्सिमम विद्यार्थियों के नंबर आ रहे होंगे। सपोज करो मैथ्स के टीचर ने बताया कि मेरी सब्जेक्ट के अंदर ऑन एन एवरेज विद्यार्थियों के 70 मार्क्स आ रहे हैं। तो साथियों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कुछ विद्यार्थियों के नंबर 70 मार्क्स से ज्यादा होंगे और कुछ विद्यार्थियों के नंबर 70 मार्क्स से क्या होंगे साथियों? कम होंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज बात की जाए यानी कि ज्यादातर विद्यार्थियों के नंबर 70 मार्क्स के क्या होंगे साथियों? आस पास होंगे। तो यहां पर साथियों ये जो 70 मार्क्स आए, यहां पर साथियों ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू क्या करती है साथियों? यह वैल्यू पूरे ग्रुप को क्या करती है साथियों? यह वैल्यू पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। क्या करती है साथियों? यह पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि यह एक ऐसा मूल्य है जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। साथियों 100 मार्क्स और ये क्या हो गई साथियों? एक ऐसा वैल्यू जो पूरे ग्रुप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो देखिएगा साथियों 100 मार्क्स को किसको साथियों? 100 मार्क्स को हम क्या बोलेंगे? 100 मार्क्स को बोलेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू। और 0 मार्क्स को क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे साथियों मिनिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको हम? मिनिमम वैल्यू। तो साथियों यह एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है तथा यह मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में उपस्थित होती है। यह मैक्सिमम वैल्यू तथा मिनिमम वैल्यू के बीच में उपस्थित होती है। तो यहां तक तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब और समझना साथियों, तो ये क्या साथियों? एक प्रकार से एवरेज है। क्या है साथियों? एवरेज जो पूरे ग्रुप को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। अब देखिएगा साथियों एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं। देखिएगा सपोज करो ये लेता हूं, जैसे कि साथियों एक आपको मार्कशीट दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है साथियों? आपको मार्कशीट आपको दे रखी होती है। सपोज करो एक विद्यार्थी के 12th क्लास के अंदर, एक विद्यार्थी के 12th क्लास के अंदर 70% बने। कितने बने साथियों? 70% बने। तो इसका क्या मतलब हुआ साथियों? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सब्जेक्ट के अंदर उसके मार्क्स 70 नंबर से ज्यादा आ रहे होंगे और कुछ सब्जेक्ट के अंदर उसके मार्क्स 70 नंबर से कम आ रहे होंगे। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो उसके कितने परसेंटेज बन रहे हैं साथियों? 70% बन रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो साथियों आप रोज सुबह रनिंग के लिए जाते हो। आप रोज सुबह साथियों रनिंग के लिए जाते हो। आपसे किसी ने पूछा आप डेली कितनी रनिंग करते हो? तो आपने बोला मैं ऑन एन एवरेज 5 किलोमीटर की रनिंग करता हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ साथियों? आप किसी दिन 5 किलोमीटर से ज्यादा भागते होंगे
और आप किसी दिन 5 किलोमीटर से कम रनिंग करते होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों, यह एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है और ये अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य के बीच में विद्यमान होती है। अब मैं आपको इस वाले एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूं। देखिएगा यहां पर साथियों 70 मार्क्स था, ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि साथियों कुछ विद्यार्थियों के नंबर 70 मार्क्स से ज्यादा होंगे और कुछ विद्यार्थियों के नंबर 70 मार्क्स से कम होंगे। यानी कि साथियों ज्यादातर विद्यार्थियों के नंबर इस नंबर की ओर होंगे। कौन से नंबर की ओर? 70 नंबर के आसपास में होंगे। यानी कि ज्यादातर विद्यार्थियों के नंबर किस नंबर की ओर है? 70 मार्क्स की ओर है। यानी कि ज्यादातर वैल्यू इस वैल्यू की तरफ क्या कर रही है साथियों? ट्रेंड कर रही है। ज्यादातर वैल्यू इस वैल्यू की तरफ ट्रेंड कर रही है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति बोला जाता है। वापस सुनना, इसे केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहा जाता है? यानी कि अधिकतर जो भी वैल्यू है वह इस वैल्यू की तरफ क्या कर रहा है साथियों? ट्रेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रेंड। यानी कि इनका झुकाव इस वैल्यू की तरफ है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति बोला जाता है। तो देखिएगा यह वैल्यू पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इस वैल्यू को क्या बोला जाता है साथियों? इस वैल्यू को साथियों केंद्रीय मूल्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? केंद्रीय मूल्य, या फिर इसको क्या बोला जाता है? इसको प्रतिनिधि मूल्य, या फिर इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है साथियों सांख्यिकी माध्य। क्या बोला जाता है? सांख्यिकी माध्य, या फिर इसे साथियों सारांश अंक कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सारांश अंक कहा जाता है। यानी कि यह एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। यह वैल्यू अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य के बीच में विद्यमान होती है और बाकी के जो भी मूल्य होते हैं उनका झुकाव इस सेंटर वैल्यू की तरफ होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सेंट्रल टेंडेंसी। और इसी साथियों जो आपको एवरेज प्राप्त हुआ इसे क्या बोला जाता है? केंद्रीय मूल्य यानी कि सेंट्रल वैल्यू, या फिर प्रतिनिधि मूल्य, या फिर इसको बोलता है प्रतिरूप मूल्य यानी कि टिपिकल वैल्यू, या फिर सारांश अंक, या फिर इसे बोला जाता है सांख्यिकी माध्य यानी कि स्टैटिस्टिकल एवरेज बोला जाता है। साथ में साथियों इसको स्थान संबंधी माप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्थान संबंधी माप भी बोला जाता है, यानी कि मेजर ऑफ लोकेशन भी बोला जाता है। तो देखिएगा साथियों आपको एक पिक्चर बड़े अच्छे तरीके से कवर हो गई। देखिएगा कि क्या होती है, यह एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है तथा यह वैल्यू अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य के बीच में विद्यमान होती है। यह पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? केंद्रीय मूल्य, प्रतिनिधि मूल्य, या फिर सांख्यिकी माध्य, या फिर सारांश अंक, या फिर इसे स्थान संबंधी माप यानी कि मेजर ऑफ लोकेशन कहा जाता है। अधिकतर मूल्यों का झुकाव इस केंद्र मूल्य की तरफ होता है, इसलिए इसे सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। तो यहां तक आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखिएगा साथियों इस सेंट्रल वैल्यू को ज्ञात करने के क्या है साथियों? इस सेंट्रल वैल्यू को ज्ञात करने के हमारे पास में बहुत सारे क्या है साथियों? मेथड यानी कि विधि है। कौन कौन से? जैसे कि समांतर माध्यिका, बहुलक, और कौन कौन से साथियों? जैसे कि गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य।
तो वापस समझना, लास्ट टाइम मैं रिवाइज कर रहा हूं। यह एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। यह अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य के बीच में विद्यमान होती है। यह पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, केंद्रीय मूल्य यानी कि सेंट्रल वैल्यू, प्रतिनिधि मूल्य या फिर प्रतिरूप मूल्य यानी कि टिपिकल वैल्यू, या फिर इसे सारांश अंक, या फिर इसे सांख्यिकी माध्य यानी कि स्टैटिस्टिकल एवरेज, या फिर इसे स्थान संबंधी माप यानी कि मेजर ऑफ लोकेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मेजर ऑफ लोकेशन कहा जाता है। अधिकतर मूल्यों का झुकाव, अधिकतर मूल्यों का झुकाव इस सेंट्रल वैल्यू की तरफ होता है, इसलिए इसे बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति बोला जाता है। क्योंकि अधिकतर मूल्यों का जमाव, अधिकतर मूल्यों का जमाव इस केंद्रीय मूल्यों के आसपास में होता है। अब साथियों, इस सेंट्रल वैल्यू को ज्ञात करने के बहुत सारे क्या है साथियों, मेथड, जैसे कि समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस सेंट्रल टेंडेंसी को, इस सेंट्रल वैल्यू को ज्ञात करने के मेथड है, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे साथियों हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि सेंट्रल वैल्यू को ज्ञात करने के मेथड कौन से हैं। तो साथियों आपको बड़े ही अच्छे तरीके से कवर हो गया कि इसे केंद्रीय प्रवृत्ति क्यों बोला जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दोनों क्या हो गए साथियों, अलग अलग हो गए। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब मैं साथियों आपको पीपीटी से रीड करवा देता हूं, देखिए। देखो, यह एक ऐसा मूल्य जिसका प्रयोग, देखिएगा साथियों, यह एक ऐसा मूल्य जिसका प्रयोग संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको क्या बोला था, यह एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे ग्रुप को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, और वह मूल्य श्रेणी, और वह मूल्य श्रेणी अधिकतम मूल्य एवं न्यूनतम मूल्य के बीच में क्या होती है, विद्यमान होती है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में विद्यमान होती है। फिर बोला गया, जहां श्रेणियों की अधिकांश इकाइयां उसके आसपास जमाव होती है, ऐसे अंक केंद्रीय मूल्य यानी कि सेंट्रल वैल्यू, सांख्यिकी माध्य यानी कि स्टैटिस्टिकल एवरेज, स्थान संबंधी माप मेजर ऑफ लोकेशन, प्रतिरूप या फिर प्रतिनिधि मूल्य यानी कि टिपिकल वैल्यू, या फिर इसे बोला जाता है सारांश अंक बोला जाता है। फिर अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो अन्य आंकड़ों का संकेंद्रण, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, संकेंद्रण, यानी कि उसका झुकाव, या फिर क्या बोलेंगे, उसका ट्रेंड, क्या बोलेंगे उसको, ट्रेंड, उसका झुकाव, इसी यानी कि केंद्रीय मूल्य के आसपास में होता है। आंकड़ों की इस संकेंद्रण की विशेषता को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है, यानी कि जो बाकी के अधिकतर जो भी मूल्य होते हैं उनका झुकाव सेंट्रल वैल्यू यानी कि केंद्रीय मूल्य की ओर होता है, इसलिए क्या बोला जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। फिर है, इस संकेंद्रण में कौन सा अंक या आंकड़ा केंद्र में होगा, इसके मापन को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहा जाता है। यानी कि इस सेंट्रल वैल्यू को ज्ञात करने के क्या है साथियों, बहुत सारे मेथड है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बोला जाएगा। तो देखिएगा साथियों, सेंट्रल टेंडेंसी का बेसिक मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। यानी कि इस सेंट्रल वैल्यू को क्या क्या बोलेंगे, सेंट्रल वैल्यू, प्रतिनिधि मूल्य, प्रतिरूप मूल्य, या फिर स्थान संबंधी माप, या फिर इन्हें क्या बोला जाएगा, सांख्यिकी माप, या फिर क्या बोला जाएगा, सारांश अंक कहा जाएगा। अब देखिएगा साथियों, जो भी ये सेंट्रल वैल्यू होती है, जो भी क्या होती है साथियों, ये सेंट्रल वैल्यू होती है। इस सेंट्रल वैल्यू को यानी कि सांख्यिकी माध्य को 3 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। कितने भागों के अंदर, 3 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। एक बांटा जाता है साथियों गणितीय माध्य के अंदर,
एक स्थिति माध्य के अंदर और एक है व्यापारिक माध्य के अंदर, यानी कि मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज एंड बिजनेस एवरेज। अब साथियों गणितीय माध्य के अंदर कितने माध्य है साथियों? 4। कितने हैं? 4। एक है साथियों समांतर माध्य, दूसरा है गुणोत्तर माध्य, तीसरा है हरात्मक माध्य और चौथा है वर्गीकरण या फिर द्विघातीय माध्य। देखिएगा साथियों, समांतर माध्य को बोला जाता है साथियों अर्थमेटिक मीन। क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक मीन, जिसे हम x बार से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है साथियों गुणोत्तर माध्य, जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। एक है साथियों हरात्मक माध्य, जिसे हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन। चौथा है साथियों वर्गीकरण या फिर द्विघातीय माध्य, जिसे हम बोलते हैं साथियों क्वाड्रेटिक मीन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक मीन बोलते हैं। फिर है साथियों स्थिति माध्य। स्थिति माध्य के अंदर कितने? 3। एक है साथियों माध्यिका, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीडियन। और दूसरा है साथियों बहुलक, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोड, और जिसको जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और साथियों आपको ध्यान में रखना है मोड को और किस नाम से जाना जाता है? तो मोड को और कौन सा नाम है साथियों? वोस्टिक नाम से जाना जाता है। और तीसरा है साथियों विभाजन मूल्य, यानी कि पार्टीशन वैल्यू। जैसे कि आप किसी भी सीरीज को क्वार्टाइल के अंदर क्या करते हो साथियों? विभाजित करते हो। किसी को आप डेसाइल यानी कि 10 भागों के अंदर क्या करते हो साथियों? विभाजित करते हो। किसी को आप परसेंटाइल के अंदर क्या करते हो? विभाजित करते हो। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? पोजिशनल एवरेज के अंदर आते हैं। फिर है साथियों चल माध्य, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम साथियों बोलते हैं मूविंग एवरेज। क्या बोलते हैं उसको? हम मूविंग एवरेज बोलते हैं। एक है साथियों प्रगामी माध्य, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव एवरेज। क्या बोलते हैं उसको? हम प्रोग्रेसिव एवरेज। और साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है संग्रथित माध्य, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट एवरेज। क्या बोलते हैं? कंपोजिट एवरेज। अब साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आपके एग्जाम के हिसाब से साथियों आपको सिर्फ और सिर्फ गणितीय माध्य यानी कि मैथमेटिकल एवरेज और स्थिति माध्य यानी कि पोजिशनल एवरेज को ही पढ़ना है। यह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको व्यापारिक माध्य नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है? गणितीय माध्य और स्थिति माध्य। अब बात आती है सर इसे गणितीय माध्य और इसे स्थिति माध्य क्या बोला जाता है? तो बड़े अच्छे तरीके से समझना। हर कोई आपको क्या बताएगा कि गणितीय माध्य के अंदर ये 4 कवर होता है, स्थिति माध्य के अंदर ये 3 कवर होते हैं। लेकिन इसे गणितीय माध्य बोला क्यों जाता है और इसे स्थिति माध्य क्यों बोला जाता है? तो देखिएगा स्थिति माध्य क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है साथियों आप सरसरी निगाहों से यानी कि आपने क्या कर दिया? निरीक्षण के द्वारा इनकी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? स्थिति माध्य। लेकिन इन माध्यों की कैलकुलेशन करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मूलों का क्या करना होगा साथियों? यूज करना होगा। यानी कि इसमें तो आप सिर्फ और सिर्फ आप निरीक्षण के द्वारा भी क्या कर सकते हो? इन वैल्यू का पता लगा सकते हो। लेकिन इसके अंदर आपको प्रॉपर क्या करनी होती है? कैलकुलेशन करनी होती है। दूसरी बात, जो भी पोजिशनल एवरेज होते हैं, जो भी पोजिशनल एवरेज होते हैं, ये साथियों जो भी आपको सीरीज दे रखी होती है, श्रेणियां दे रखी होती है, उसके अंदर जितने भी वैल्यू होते हैं उन सारे वैल्यू के ऊपर आधारित नहीं होते। लेकिन गणितीय माध्य साथियों श्रेणी के अंदर जितने भी पद दे रखे होते हैं, जितने भी पद दे रखे होते हैं, उन सभी पर क्या होते हैं साथियों? आधारित होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है साथियों कि इनमें से कौन सा गणितीय माध्य है, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसमें से कौन सा पोजिशनल एवरेज है और इनमें से कौन सा पोजिशनल एवरेज नहीं है। तो ये आपको विभाजन अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए कि गणितीय माध्य के अंदर कितने माध्य आते हैं? 4,
स्थिति माध्य के अंदर 3 और व्यापारिक माध्य के अंदर भी कितने आते हैं साथियों 3। अब देखिएगा साथियों, एक क्वेश्चन यहां पे है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल एवरेज? तो देखिएगा इसमें से कौन सा मैथमेटिकल यानी कि गणितीय माध्य नहीं है? तो देखिएगा सबसे पहला समांतर माध्य, ये तो क्या होता है साथियों गणितीय माध्य ही होता है। दूसरा है साथियों ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य, यह भी क्या है साथियों गणितीय माध्य यानी कि मैथमेटिकल एवरेज है। हरात्मक माध्य, ये भी क्या है साथियों मैथमेटिकल एवरेज। लेकिन साथियों ये मोड क्या होता है? ये मोड पोजिशनल एवरेज होता है। क्या होता है ये साथियों होता है पोजिशनल एवरेज। क्या होता है? पोजिशनल एवरेज यानी कि स्थिति माध्य होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोड यानी कि बहुलक, जिसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिएगा साथियों, अब मैं आपको सीधा समांतर माध्य की ओर ले चलता हूं। पहले मैं आपको साथियों समांतर माध्य समझाऊंगा, फिर बाद में मैं आपको आदर्श माध्य के आवश्यक गुण के बारे में बताऊंगा। जब तक आपको साथियों समांतर माध्य पता नहीं होगा तो ये गुण आपको समझ में नहीं आएंगे। तो देखिएगा साथियों, अब मैं आपको ले चलता हूं समांतर माध्य की ओर। किसकी ओर साथियों? समांतर माध्य की ओर। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य जिसे क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक मीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक मीन बोला जाता है। तो सबसे पहले साथियों आपको पता है कि समांतर माध्य का उपयोग औसत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समांतर माध्य का उपयोग औसत यानी कि एवरेज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, समांतर माध्य को एक्स बार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है, वह बात ध्यान में रखनी है साथियों, इसके फॉर्मूले से रिलेटेड। किससे? इसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र से रिलेटेड। तो साथियों मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कशन किया था, स्टैटिक्स के अंदर सीरीज कितनी होती है? 3, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। तो सबसे पहले साथियों आपको फॉर्मूला समझाने के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा साथियों व्यक्तिगत श्रेणी के हिसाब से। कौन सी श्रेणी साथियों? इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से। उससे पहले साथियों मैं आपके साथ बात करता हूं, आपने एवरेज का फॉर्मूला देखा होगा 6 या 7th क्लास के अंदर। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या देखा था? सबसे पहले आपने फॉर्मूला देखा होगा साथियों राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। क्या फॉर्मूला देखा था आपने? राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साथियों सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिएगा साथियों बड़े अच्छे तरीके, मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं साथियों एक व्यक्तिगत श्रेणी का। किसका ले रहा हूं साथियों? व्यक्तिगत श्रेणी। यानी कि यहां पर आपको दे रखी है साथियों इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है आपको? आपको एक इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी। उसके अंदर सपोज करो आपको क्या दे रखा है साथियों? यह क्या दे रखी है आपको? वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है साथियों? वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है, श्रेणी के अंदर जो भी साथियों ये क्या होते हैं? वैल्यू के मान होते हैं। जो भी क्या होते हैं साथियों? वैल्यू के मान होते हैं। इन्हें एक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इन्हें एक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वाली क्या चीज होगी? ये हो गया साथियों x1, ये क्या हो गया? x2, ये क्या हो गया? x3, ये क्या हो गया? x4 और ये क्या हो गया?
फाइव। वापस सुना, जो भी सीरीज के अंदर वैल्यू दे रखी होती है तो उसको x के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये कौन सी वैल्यू होगी, x1, ये वाली x2, ये क्या होगी x3, ये क्या होगी x4 और ये x5। मैंने आपको क्या बोला, समांतर माध्य का उपयोग औसत यानी कि एवरेज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिएगा साथियों, अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य के हिसाब से इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिएगा साथियों, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। तो यहां पर कितनी पद दे रखे साथियों, 5 वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर मैं कितने की टोटल करूंगा, 5 की, और डिवाइड बाय क्या कर दूंगा n, यानी कि पद कितने हैं 5। तो सबसे पहले x1 x2 x3 x4 और x5 की मुझे क्या करनी पड़ेगी टोटल। लेकिन यहां पर कितने पद है, सिर्फ और सिर्फ 5। लेकिन क्या हो सकता है, पद क्या हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, प्लस xn, जितनी भी वैल्यू दे रखी होगी, यहां पर सिर्फ 5 दे रखी है, लेकिन जितनी भी वैल्यू दे रखी होगी तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश xn, और डिवाइड आप क्या कर दोगे, डिवाइड आप कर दोगे n से। किससे कर दोगे, n। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि पदों की संख्या। इसका मतलब क्या होता है, n का मतलब क्या होता है साथियों, पदों की संख्या। और यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, यहां पर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू की टोटल करनी होगी। अब देखिएगा साथियों, एक तो फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला होता है साथियों x बार समेशन x अपॉन n। ये क्या है, सबसे सिंपल फॉर्मूला। या फिर साथियों इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, देखिएगा x बार इज इक्वल टू समेशन x i अपॉन n। अगर साथियों ऐसा भी लिखा हुआ है तो भी क्या है साथियों, बात क्या है, सेम है। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब साथियों एक इसका फॉर्मूला आता है अर्थमेटिक मीन का। देखिएगा फॉर्मूला होता है, इसको आप क्या लिखना, स्टार मार्क करना। फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन x i बराबर 1 से लगाकर n और डिवाइड बाय n। क्या होता है, डिवाइड बाय n। तो देखिएगा एक्स आई यानी कि जितने भी आपको वैल्यू दे रखे हैं उनकी क्या करनी है टोटल। आई का मतलब होता है साथियों ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कौन सी, 1 से लगाकर n तक, 1 से लगाकर n तक जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है। अगर इसको हम क्या ले ले, इसका एग्जांपल ले ले, तो 1 से लगाकर n कितने हो जाएंगे, यहां तक 5। जितने भी वैल्यू दे रखी है उसकी क्या कर दो टोटल। तो ये भी फॉर्मूला आपको दिया हुआ हो सकता है। तो इसी फॉर्मूले को क्या करना साथियों, आपको अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले को भी ध्यान में आपको रखना है। कौन सा वाला, ये वाला समेशन एक्स आई 1 से लगाकर n तक, और बाद में क्या आ जाएगा डिवाइड बाय n। i बराबर 1 से लगाकर n तक, यानी जितने भी आपको वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को क्या करना है, आपको योग करना है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो भी साथियों सीरीज के अंदर वैल्यू दे रखी होती है, तो सीरीज के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, x के द्वारा। अब देखिएगा साथ, इस प्रत्येक वैल्यू को हिंदी में बोला जाता है साथियों व्यष्टि प्रेक्षण। क्या बोला जाता है, व्यष्टि प्रेक्षण बोला जाता है, या फिर इन्हें साथियों बोला जाता है व्यक्तिगत चर मूल्य। क्या बोला जाता है इन्हें, व्यक्तिगत चर मूल्य, या फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर ऑब्जर्वेशन है। क्या बोलते हैं साथियों, इनको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां तक तो साथियों समांतर माध्य के कौन सी श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी के फॉर्मूले में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसा फॉर्मूला हो सकता है, सबसे पहले तो ये वाला, यानी कि बेसिक तरीके से समझे तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। फिर क्या हो गया, x बार
इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, या फिर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन, या फिर क्या हो सकता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई और आई बराबर 1 से लगाकर एन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है उसका आपको क्या करना है, योग करना है, और फिर डिवाइड बाय एन यानी कि पदों की संख्या। इस फॉर्मूले को देखकर साथियों कॉमर्स और आर्ट्स वाले क्या हो जाते हैं, पता नहीं ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, तो इस फॉर्मूले से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा साथियों, यहां तक तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब साथियों समांतर माध्य की विशेषताओं को समझाने से पहले, समांतर माध्य की विशेषताओं को समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा साथियों समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। सांख्यिकी श्रेणियां कितनी होती है, 3, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। और साथियों तीनों श्रेणियों के अंदर जो भी समांतर माध्य की गणना की जाती है, तो समांतर माध्य को गणना की जाती है एक तो डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, और दूसरा है साथियों लघु विधि जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। और आपको ध्यान में रखना साथियों, इसी शॉर्टकट मेथड को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है साथियों कल्पित माध्य विधि। क्या बोला जाता है, कल्पित माध्य विधि, यानी कि एज्यूम मीन मेथड। क्या बोला जाता है, एज्यूम मीन मेथड। अब साथियों मैं एक इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल ले रहा हूं और प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि के द्वारा समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिएगा साथियों, जैसे कि एक व्यक्तिगत सीरीज दे रखी है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि और ये आपको क्या दे रखी है साथियों, इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है। अभी हमने साथियों फॉर्मूला देखा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर समांतर माध्य ज्ञात करने का, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो देखिएगा यहां पर मैं आपको, तो क्या एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो देखिएगा ये जो आपको क्या दे रखे हैं, वैल्यू दे रखे हैं, इनकी टोटल कितनी है, कितनी है 15, और पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या होगी 5। कितनी होगी 5। अब 15 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ गया 3, यानी कि मेरे को समांतर माध्य का आंसर कितना प्राप्त हो गया 3। कितना हो गया, समांतर माध्य का आंसर कितना प्राप्त हो गया 3। ये कौन सी विधि है साथियों, प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। लेकिन साथियों अब मैं आपको समझाने वाला हूं, उसको बड़े अच्छे तरीके से समझना। अब इसको साथियों बड़े अच्छे तरीके से समझना। किसको आप समझोगे, आप समझोगे साथियों लघु विधि। किसको, लघु विधि, यानी कि साथियों कल्पित माध्य विधि। मैं यहां पर इसी सीरीज को क्या कर रहा हूं, यहां पर कॉपी कर रहा हूं, जैसे कि 3 4 2 और 1। अब साथियों जब भी आपको लघु विधि यानी कि शॉर्टकट मेथड, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कल्पित माध्य विधि, यानी कि एज्यूम मीन मेथड। जब भी आप कल्पित माध्य के द्वारा समांतर माध्य की गणना करते हो तो सबसे पहले साथियों ये जो आपको मान दे रखे हैं, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, इसमें से आप किसी को भी क्या मान सकते हो, एक वैल्यू को कल्पित माध्य यानी कि एज्यूम मीन मान सकते हो। अब आप बोलो उसको मैं मानूं, इसमें से फॉर एग्जाम्पल हम किसको मान लेते हैं, हम एज्यूम मीन मान लेते हैं 2 को। किसको मान लेते हैं साथियों, 2 को। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, सबसे पहले मुझे लिखना है a बराबर 2, यानी कि मैंने एज्यूम मीन किसको माना है, 2 को। फिर सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है साथियों आपको करना है x माइनस ए। आपको क्या करना है, x माइनस ए, यानी जिसको आपने क्या माना साथियों, एज्यूम मीन माना है। जिसको क्या माना आपने, एज्यूम मीन, उस वैल्यू को जो भी श्रेणी है, श्रेणी के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सभी में से आपको क्या करना पड़ता है, माइनस करना होता है। उस सभी में से क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अब ध्यान रखिएगा साथियों, x माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस ए को मैं डेविएशन भी लिख सकता हूं, यानी कि डी भी लिख सकता हूं। उसे हम क्या बोलते हैं, विचलन।
और विचलन का अर्थ क्या होता है, जिसको आपने क्या मान लिया, ए मान लिया, यानी कि कल्पित माध्य मान लिया, तो ए की वैल्यू को जो भी आपको सीरीज दे रखी है, सीरीज के अंदर जितने भी मान है उसमें से माइनस किया जाता है। तो देखिएगा x माइनस ए ज्ञात करो, x माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, डी भी लिख सकता हूं। अब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको एक बार इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब साथियों x कितना है, 3, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 2 गए 3, और 2 में से 2 गए 0, और 1 में से 2 गए माइनस के 1। फिर आपको क्या करना है, फिर साथियों इसकी करनी है टोटल। क्या करनी है आपको, टोटल। टोटल कैसे करोगे, समेशन x माइनस ए। तो देखो 3 और 3 कितने हो गए, 6, और 6 में से माइनस के 1, तो यहां पर कितना आ गए, 5। कितने आ गए, 5। अब साथियों कल्पित माध्य के द्वारा समांतर माध्य की गणना करते हो तो उसका फॉर्मूला है साथियों x बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन x माइनस ए, और अपॉन में क्या कर दोगे आप, n। तो a का मान कितना है साथियों, a का मान है n, कितना है, a का मान कितना है साथियों, 2। कितना माना है, 2 माना है कल्पित माध्य। तो यहां पे आ जाएगा 2 प्लस समेशन x माइनस ए कितना है, समेशन x माइनस ए का मान कितना है साथियों, 5। ये हो गया 5, और n यानी कि पदों की संख्या कितनी दे रखी है, पदों की संख्या है 5, तो ये हो गई 5। तो देखिए 5 से 5 कितने हो गए, कर, तो कितना आ गया 1, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 3। तो देखिएगा समांतर माध्य की गणना चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से करो चाहे आप कल्पित माध्य विधि से करो, दोनों ही कंडीशन के अंदर, दोनों ही केस के अंदर आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आपका क्या आएगा साथियों, सेम आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, क्या आएगा, एकदम सेम आएगा। लेकिन यहां पर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन ये आता है साथियों, सर यहां पर आपने कल्पित माध्य तो किसको माना, जो भी सीरीज दे रखी है उसके वैल्यू को माना, क्या हम कल्पित माध्य श्रेणी के अंदर जो भी मान दे रखे हैं उसके अलावा किसी अन्य वैल्यू को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं। वापस सुनना, स्टूडेंट का डाउट क्या था, सर आपने तो कल्पित माध्य उसको माना जो मान श्रेणी के अंदर दे रखा था, क्या हम कल्पित माध्य उसको भी मान सकते हैं जो मान इस सीरीज के अंदर नहीं दे रखा। तो मैंने क्या बोला, हाँ आप कल्पित माध्य उसको भी मान सकते हो जो वैल्यू इस सीरीज के अंदर नहीं दे रखी, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब स्टूडेंट बोलते हैं ऐसे कैसे आएगा, हमें प्रूव करके दिखाओ। तो लो मैं आपको क्या कर देता हूं साथियों, प्रूव करके दिखा देता हूं। एक मिनट रुकिएगा, अब देखिएगा मैं यहां पर आ जाता हूं, आपको क्या कर देता हूं, प्रूव कर देता हूं। देखो x थे कितने था, 3, ये आपको क्या दे रखी थी, सीरीज दे रखी थी। अब आपको सबसे पहले ऊपर लिख देता हूं एज्यूम मीन मेथड, यानी कि कल्पित माध्य विधि। अब साथियों देखिएगा, अब मेरे को कल्पित माध्य किसको मानना है, इस श्रेणी के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है इसके अलावा किसी वैल्यू को क्या मानना है, कल्पित माध्य। तो देखिएगा मैं यहां पर कल्पित माध्य मान रहा हूं 6 को, किसको मान रहा हूं साथियों, 6 को। तो मैं सबसे ऊपर क्या लिख दूंगा, a बराबर 6। तो अब मेरे को ज्ञात करना है x माइनस ए, क्या ज्ञात करना है, x माइनस ए। तो देखिएगा ये 6 तो ये वैल्यू इस सीरीज के अंदर नहीं दे रखी। अब देखिएगा 3 में से 6 गए माइनस के 3, 4 में से 6 गए माइनस के 2, 5 में से 6 गए माइनस के 1, और 2 में से 6 गए माइनस के 4, और 1 में से 6 गए क्या हो गया, माइनस के 5। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसकी क्या करनी है, टोटल। टोटल करोगे तो क्या बनेगा, समेशन x माइनस ए, तो कितना होगा 5 और 6 4 10 15, यानी कितने आ गए, माइनस के कितने आ गए, 15, माइनस के कितने आ गए, 15। अब आपको फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन x
माइनस ए अपॉन में एल। तो यहां पर ए कितना माना हमने 6 को, प्लस यहां पर टोटल कितनी आ रही है समेशन एक्स माइनस ए की, टोटल आ रही है माइनस में 15, और पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या है 5, पदों की संख्या हो गई 5। अब साथियों 5 का भाग किसमें दूंगा मैं, -15 के अंदर, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा साथियों माइनस के कितने आएंगे साथियों, माइनस के 3। 5 का भाग -15 के अंदर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस का 3। और आप सभी को पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो फिर 6 माइनस 3 कितने हो गए, मेरा आंसर कितना आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, कल्पित माध्य के अंदर आप कल्पित माध्य उस सीरीज के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है उसको भी मान सकते हो, और उस सीरीज के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अलावा किसी दूसरी वैल्यू को भी आप क्या मान सकते हो, कल्पित माध्य मान सकते हो। तीनों ही केस के अंदर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा साथियों, सेम आएगा। देखो यहां पर भी आंसर सेम है और यहां पर भी आंसर क्या है, सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया साथियों, यानी कि आप समांतर माध्य की गणना व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से करो, चाहे आप कल्पित माध्य विधि से करो, या फिर आप किससे कर रहे हो साथियों, कल्पित माध्य के अंदर किसी अन्य वैल्यू को भी मानकर, तो सभी केस में आपका आंसर क्या आएगा साथियों, सभी केस के अंदर आपका आंसर क्या आएगा साथियों, सेम आएगा। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से क्या हो गई, समझ में आ गई। अब देखिएगा साथियों दूसरी बात मैं आपके साथ करता हूं, वह बात करता हूं साथियों खंडित श्रेणी के अंदर। मैंने आपको क्या बताया कि समांतर माध्य की विशेषताओं को मैं अच्छे तरीके से तभी बता पाऊंगा जब आपको समांतर माध्य की गणना सभी श्रेणी के अंदर करनी आती हो। अब देखिएगा साथियों प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, और तीसरा कौन सा यहां पर आ जाएगा अपना सतत श्रेणी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सतत श्रेणी की बात करेंगे। लेकिन साथियों अब क्या हो जा रहा है, वीडियो क्या हो रहा है, लंबा। तो साथियों आगे जो हम खंडित श्रेणी है उसके अंदर क्या होगा साथियों, हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे साथियों समांतर माध्य की विशेषताओं के बारे में। तो देखिएगा साथियों आज जो मैंने आपको बताया वो बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा साथियों सबसे पहले हमने बात की थी सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। किसके बारे में, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। यानी कि ऑन एन एवरेज एक वैल्यू ज्ञात की जाती है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उसे केंद्रीय मूल्य, प्रतिनिधि मूल्य, प्रतिरूप मूल्य, सारांश अंक, या फिर सांख्यिकी माध्य, या फिर स्थान संबंधी माप कहा जाता है। अधिकतर मूल्यों का जमाव उसके आसपास यानी कि सेंट्रल वैल्यू की ओर होता है, इसलिए उसे केंद्रीय प्रवृत्ति बोला जाता है। और साथियों उस सेंट्रल वैल्यू को ज्ञात करने के बहुत सारे मेथड है, इसलिए बोला जाता है मेजर ऑफ लोकेशन, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बोला जाता है। फिर साथियों सांख्यिकी माध्यों को 3 भागों के अंदर विभाजित किया था। कितने भागों के अंदर, 3 भागों के अंदर हमने विभाजित किया था। 3 भागों के अंदर सबसे पहले साथियों गणितीय माध्य, फिर स्थिति माध्य, और फिर व्यापारिक माध्य। गणितीय माध्य के अंदर 4 कौन कौन से, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, और क्या बोला आप, वर्गीकरण या फिर द्विघातीय माध्य। फिर साथियों स्थिति माध्य के अंदर माध्यिका, बहुलक और विभाजन मूल्य। व्यापारिक माध्य के अंदर छल माध्य यानी कि मूविंग एवरेज, प्रगामी माध्य यानी प्रोग्रेसिव, और संग्रथित माध्य यानी कि कंपोजिट एवरेज। फिर साथियों मैंने आपके साथ बात की थी समांतर माध्य के बारे में। किसके बारे में, समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य के बारे में मैंने आपके साथ बात की थी, समांतर माध्य का उपयोग औसत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और आप जब स्टार्टिंग के क्लास के अंदर थे 6 या 7 के अंदर, तब आपने औसत का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x n तक, और डिवाइड पे क्या कर देंगे n, यानी कि पदों की संख्या। फिर इसको हम क्या लिखते हैं, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, या फिर x बार समेशन x i अपॉन n, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका कौन सा है, x बार इज इक्वल टू समेशन x i, और i 1 से लगाकर n, इसका क्या कर दोगे आप, योग डिवाइड बाय n। फिर साथियों मैंने आपके साथ बात की थी
समांतर माध्य की गणना किसमें कर रहे हो आप? व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर। तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा और कल्पित माध्य के द्वारा। प्रत्यक्ष श्रेणी के अंदर सीधा सा फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, और कल्पित माध्य के अंदर x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन x माइनस a अपॉन में n। यहां तक साथियों आज हमने बात कर ली। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए साथियों बाय बाय, टेक केयर।